नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने पढ़ाया है, ठीक है, वो वाला वीडियो भी देखें, अच्छा लगेगा आपको। सारी व्यवहारिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, और मैंने बताई भी हैं अभी तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास। सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे हम लोगों ने, ये देखा था जो न्यायाधीश की जो नियुक्तियाँ होती हैं, योग्यता होती हैं, वो क्या होती है, सब देख लिया था हम लोगों ने, ठीक है। कुछ विवाद भी था, उसको भी देखा था, कैसे नियुक्ति होती है सब देखा था, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है ये मैंने बताया था। 5 सदस्य होते हैं उसमें, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है CJI, और एक 4 सदस्य और होते हैं, ठीक है। जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वही नियुक्त करते हैं न्यायाधीशों को। सब मैंने कल बताया था अच्छे से आपको। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये आप जो न्यायाधीश बता रहे हैं तो समझ में आया, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको कैसे चुनते हैं। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं मुख्य न्यायाधीश से। देखो दोस्तों, जो मुख्य न्यायाधीश हमारा होता है जो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश यानी मुख्य तो एक ही होगा ना, तो मुख्य न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति का जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है। कैसे नियुक्त किया जाएगा, ऐसा होता है, ये परंपरा चली आ रही है कि जितने भी वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं तो उनको ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ए है, ए इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश है। उसके बाद जो अगले जो इससे जो मतलब इसके जो सेकंड जूनियर रहेंगे, जो सबसे बड़े वरिष्ठ रहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर BCDE, तो मान लीजिए ए है, ए के बाद ये लोग किसकी बात मानेंगे पहले, जैसे कि ये जिसने होता है ये वाले जो मान लीजिए 3 है, ठीक है, रैंक वाइज, तो ये इसकी सारी लोग बात मानेंगे, फिर इसके बाद इसकी बात मानेंगे। मतलब सबसे सीनियर ये, उसके बाद सीनियर सब ये हैं। तो भैया इनका नंबर लगा हुआ है कि ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब समझ लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश कैसे बनता है। तो मुख्य न्यायाधीश में कोई भी चीज़ नहीं होती, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है ना, उसको ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनाया जाता है। अब बात करते हैं, जो ये परंपरा चली आ रही, इसका उल्लंघन हुआ है। उल्लंघन 2 बार हुआ है इंदिरा गांधी जी की सरकार में, ठीक है, कांग्रेस की सरकार में इसका उल्लंघन हुआ है। तो यहां पर लिखते हैं कि 2 बार उल्लंघन हुआ है, ठीक है। कब कब हुआ है देखो, पहली बार जो, अब मतलब उल्लंघन मतलब ये हुआ कि परंपरा को भूल गए, उन्होंने अपनी मर्जी से किसी को भी मुख्य न्यायाधीश बना दिया, मतलब ये हुआ, ठीक है। तो देखो पहले तो है कमलनाथ रे, ठीक है, अजीत नाथ रे, ये बनाए गए थे 1973 में। अभी मैं बताता हूं कैसे बने थे ये। और दूसरा है हमीदुल्ला बेग, ये बने थे 1977 में। अब देखो कहानी दोस्तों ये है कि मैंने आपको कई बार बताया है, केशवानंद भारती का जो केस था, वो कौन सा केस था, 1973 में ये केस आया था भाई, 1973 की बात है ये, केशवानंद भारती की। तो कहानी दोस्तों ये है, इसमें अभी तक क्या है कि सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ रखी गई अभी तक की, तो 13 लोग संवैधानिक पीठ पे थे, 13 लोग, ठीक है, 13 सदस्य थे संवैधानिक पीठ में। इसमें ये जो फैसला आया था केशवानंद भारती का, ये फैसला आया था दोस्तों, किसमें आया था, 7 और 6 से फैसला आया था। 7 लोग इसके पक्ष में थे और 7 लोग जो थे वो इसके पक्ष में थे और 6 लोग इसके विरोध में थे केशवानंद भारती के केस में, ठीक है। यानी सरकार के पक्ष में कौन थे, वो थे 6 लोग सरकार के पक्ष में, और 7 लोग कैसे थे, केशवानंद भारती के पक्ष में थे, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जैसे मैंने बताया कि 1950 से 1993 तक जो परामर्श, मैंने शब्द बताया था आपको पिछली क्लास में, उसमें बताया था मैंने आपको कि जो परामर्श थी, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनसे परामर्श लेकर राष्ट्रपति किसी को भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन ये जो परामर्श का शब्द था ना, परामर्श का जो अर्थ था उसको ले लिया गलत। तो परामर्श मतलब राष्ट्रपति अगर परामर्श ले रहा है तो इसका मतलब मंत्रिपरिषद ले रहा है, तो मंत्रिपरिषद ही जो है न्यायाधीश नियुक्त करवाती थी। ये 1993 तक यही मामला था। उसके बाद क्या था कि कॉलेजियम सिस्टम आ गया, जो आज तक चलता आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि देखो, जब ये 7 था और ये 6, ठीक है, 7-6 से मामला ये फैसला आया था। तो दोस्तों क्या हुआ था कि जो अजीत नाथ रे थे वो इसमें सबसे सीनियर थे, और इनसे पहले देखो सबसे सीनियर कौन था, जैसे कि अजीत नाथ एक फर्स्ट रैंक वाला है, 2 3, और फर्स्ट रैंक तो वही हो जाएंगे ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे तीसरे चौथे ये 5वें रैंक के थे। कौन, अजीत नाथ रे। ये अजीत नाथ रे जो थे ये 5वें रैंक के थे, ठीक है। अब सरकार इनसे खुश थी और सरकार इनसे नाराज थी।
तो जो इनमें सबसे वरिष्ठ थे उनको न्यायाधीश नहीं बनाया गया था, मुख्य न्यायाधीश उनको नहीं बनाया गया था। बनाया गया था डायरेक्ट दूसरी रैंक वालों को भी नहीं, तीसरी रैंक वालों को भी नहीं, चौथी रैंक वालों को भी नहीं, सीधे 5वीं रैंक वालों को बनाया गया था। यानी अजीत नाथ ये इसमें से सीनियर थे, तो उनको उठा के बना दिया गया था मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि सरकार जो है नाराज हो गई थी कि भाई आप लोगों ने जो है इसमें फैसला इसमें किया है। जब बड़ा मुद्दा होता है ना तो संवैधानिक पीठ बैठती है। तो अभी तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ मानी जाती है, 13 सदस्यों की संवैधानिक पीठ थी, एक अध्यक्ष थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हमेशा जो संवैधानिक पीठ होती है दोस्तों, वो हमेशा जो होती है वो उसमें होती है, विषम संख्या में होती है, जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। क्यों? क्योंकि जब फैसला कभी आए तो टाई ना हो, मतलब बराबर का ना हो। जैसे कि मान लीजिए 4 सदस्यों की पीठ बनाएगी तो 2 लोग वोट इसको कर रहे हैं, 2 लोग इसको कर रहे हैं, तो मामला फिर फंस गया। तो 5 लोग जब कराएंगे तो 5 लोग कराएंगे तो भाई 2.5 तो वोट होता नहीं है, 2.5 वोट कर दिया। कोई लोग अगर मान लीजिए होता भी है, जैसे कि यहाँ पर देखो 7-6 से हुआ था, है ना, बस वही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए 12 का होता तो 6-6 बराबर ना हो गए होते। अगर अगर 12 की संवैधानिक पीठ होती तो 6-6 बराबर हो गया होता। तो ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, संवैधानिक पीठ हमेशा विषम संख्या में ही होगी। तो क्या हुआ था कि इनको बना दिया गया था। बाकी मुख्य न्यायाधीश बड़ा नाराज हो गए थे, बोले थे कि हम इनके अंडर में, जूनियर के अंडर में काम नहीं करेंगे। भाई मुख्य न्यायाधीश है, उसके अंडर में तो काम करना पड़ेगा। तो कहा था कि हम इनके अंडर में भाई काम नहीं करेंगे, तो इस्तीफा दे दिया था। उसमें से एक सदस्य, एक जो न्यायाधीश थे वो थे KS हेगड़े, वो सीनियर थे, बनना इनको था मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये जो है हट गए थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अभी इनके बारे में देखेंगे, जो हम नोट करेंगे ना पॉइंट, जो क्वेश्चन बनता है वन लाइनर में, वहाँ पर इनका KS हेगड़े का नाम आएगा। ठीक है, अब देखो 1977 के जो केस है ये क्या है, ये कैसे बन गए थे। ये भी परंपरागत नहीं बने थे। ये भी क्या हुआ था, ऐसा हुआ था कि क्या बताऊं, 1977 में आप देखते होंगे आपातकाल चल रहा था। 1975 में आपातकाल चल रहा था और बहुत लोग गिरफ्तार किए गए थे, बहुत बड़े बड़े नेता गिरफ्तार किए गए थे, उसमें घरों से उठा लिए गए थे, नजरबंद कर दिए गए थे। तो इसके लिए क्या, उनके परिजन जो थे वो क्या हुआ था कि कम से कम 12 राज्यों में केस कर दिया गया था उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। तो कहा गया था कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो हाई कोर्ट ने फैसला इन जो परिजन थे इनके पक्ष में सुना दिया था, लेकिन सरकार नाराज हो गई थी। सरकार, आप समझते हो उस समय क्या हाल हो रहा होगा। तो क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि जो हाई कोर्ट है इसके फैसले को चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो जज कौन था, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अजीत नाथ रे ही थे। इन्होंने संवैधानिक पीठ का गठन किया, 5 सदस्य का गठन किया। ठीक है, और फैसला जो आया वो 4-1 से आया, 4-1 से फैसला आया। 4 लोग इसके पक्ष में थे कि भाई गिरफ्तारी सही हुई है, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। एक व्यक्ति विरोध कर रहे थे कि नहीं, ये गिरफ्तारी नहीं हुई, सही नहीं हुई है। तो अब बनना इनको था, जज ये इनको ही बनना था, लेकिन इनको नहीं बनाया गया। किसको बनाया गया, हामिदुल्लाह, क्योंकि ये इसमें सदस्य शामिल थे, ये न्यायाधीश इसमें शामिल थे। तो सरकार इनसे खुश हो गई, तो इनको ही, हामिदुल्लाह बेग को ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, नियुक्ति मिल गई थी, नियुक्ति दे दी गई थी। तो ये जो 2 है, अभी तक की 2 जो है परंपरागत नहीं बनाए गए। ऐसा है ना कि मंत्री परिषद की सलाह पर था, सलाह पर नहीं था, सलाह तो किसी और पे थी, लेकिन परामर्श का अर्थ यहाँ पे गलत लगा दिया गया था। इसीलिए क्या हुआ कि मुख्य इसमें काफी विवाद हुआ। बाद में जो है कॉलेजियम सिस्टम आया। कॉलेजियम सिस्टम जो है इस समय क्या करते हैं कि अपने जो न्यायाधीश होते हैं वही न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, बस राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए, मतलब परामर्श के लिए भेज सकते हैं, बाकी वो करना ही पड़ता है उनको, उनका कोई मतलब नहीं, उनका कोई रोल, राष्ट्रपति का वैसे भी कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो अजीत नाथ रे और हामिदुल्लाह, ये क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप लोग कर ले जाएंगे। ये परंपरागत 2 लोग ऐसे हैं जो परंपरा चली आ रही थी, अभी तो चली आ रही है, वो इससे हटके थे। तो इंदिरा गांधी सरकार में ऐसा किया गया था। आपको समझ में आ गया होगा क्यों किया गया था। ठीक है, सरकार इससे इनसे खुश हो गई थी, बाकी लोगों से नाराज हो गई थी। चलिए अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर, नोट करते हैं पॉइंट कुछ। कमल नारायण सिंह, अगर आपसे क्वेश्चन दोस्तों बने कि सबसे कम दिनों तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन रहे थे, ऑप्शन आपके पास हो तो आपको लगाना है कमल नारायण सिंह। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करने हैं, जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमल नारायण सिंह जो थे CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है, ये मात्र 13 दिन तक रहे थे, 13 दिन तक, सबसे कम। अच्छा, ये जो अजीत नाथ रे जो ये केस जो था, जब वो था, अरे क्या नाम बोलते हैं, केशवानंद भारती, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय, तो उसमें थे SM सर्वमित्र सिकरी, जो मैंने कल बताया था कि जो डायरेक्ट एडवोकेट थे वो सीधे जो न्यायाधीश बने थे उसके। ठीक है, बाद में मुख्य न्यायाधीश बने थे।
तो SM सीकरी वो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, ठीक है। तो कमल नारायण सिंह जो है सबसे कम समय तक ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे हैं, अभी तक 13 दिन तक। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर लिखो दोस्तों, दूसरा क्या है कि जो YV चंद्रचूड़ हैं, YV चंद्र, अभी तक देखो अभी तक क्या है कि सबसे कम दिनों तक रहे हैं, तो भाई सबसे ज्यादा कौन रहा है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है जीके में। तो चंद्रचूड़ YV चंद्रचूड़ सबसे ज्यादा समय तक क्या रहे हैं, CJI रहे हैं, CJI 7 साल। अब आप लोगों के साथ 7 साल कैसे हो गए, तो भाई मैंने बताया था कि रिटायर होते हैं 65 साल पर। ये अगर मान लीजिए 65 साल है, रिटायर है, और कोई किसी की मान लीजिए नियुक्ति जो है ये 66 साल पे हो जाए, ठीक है, या 68 साल पे हो जाए, तो 8 7 15 अब 68 साल 58 साल पे हुई होगी इनकी नियुक्ति, तो भाई 7 साल रहे, ठीक है। 58 7 हाँ 65, तो 58 पे हुई होगी। अब मान लीजिए किसी की अब इनकी नियुक्ति 65 साल पे ही हुई थी, 65 साल होने ही वाले थे, बस 13 दिन बचे थे, तो इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, है ना। चलो तीसरा पॉइंट देखो, ऐसे 2 न्यायाधीश रहे हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो नंबर 3 पॉइंट देखो क्या है कि ऐसे कौन रहे, देखो एक तो कमल नारायण सिंह, ये अजीत नाथ रहे हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मुझे बहुत होता है अजीत नाथ और कमल नारायण में। तो कमल नारायण सिंह और कौन है, नहीं कमल नारायण सिंह तो इसमें आ गए, YV चंद्रचूड़ आ गए, कौन से थे यार याद नहीं आ रहा, चीफ सुब्बा राव, ठीक है, कौन से थे, सुब्बा राव, जो सुब्बा राव थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुब्बा राव जो थे, उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। और एक न्यायाधीश थे, कौन से थे, VR कृष्णन अय्यर जो थे न्यायाधीश, और वो ये तो खाली न्यायाधीश थे, और जो मुख्य न्यायाधीश थे सुब्बा राव, इन दोनों ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो CJI सुब्बा राव और न्यायाधीश क्या नाम था, VR, ठीक है, VR कृष्णन अय्यर, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। चौथा पॉइंट देखो अब आता है KS हेगड़े के बारे में। जो KS हेगड़े थे, ठीक है, वो मुख्य जो न्यायाधीश बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे। पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्य कौन थे, KS हेगड़े। कुछ बातें जो KS हेगड़े के बारे में लिख लेते हैं सीधे सीधे। जो KS हेगड़े थे, KS हेगड़े न्यायाधीश बनने से पहले, उससे पहले कौन थे, ठीक है, राइटिंग में मत जाना, ठीक है, राइटिंग में मत जाना आप लोग कृपया करके, मैं बोल रहा हूं उसको समझिए और फीलिंग को समझिए, ठीक है। पहले राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है, कौन थे, KS हेगड़े न्यायाधीश बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ऐसा था ना, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, नाराज हो गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1977 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा दोस्तों, लोकसभा का चुनाव जीत भी गए थे ये। उसके बाद और ये देखो, उसके बाद क्या हुआ कि लोकसभा के स्पीकर बने, ये लोकसभा के अध्यक्ष बना दिए गए थे। अब सोचो, वहां से इस्तीफा दिया, सीधे आ गए, सीधे राजनीति में आ गए और लोकसभा में आ गए। लोकसभा में इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत भी गए, ठीक है, सांसद बन गए। उसके बाद लोकसभा का स्पीकर बना दिया गया था, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट ये देखो, लिखो इसमें कि लोकसभा का चुनाव जीते, लोकसभा का चुनाव जीते और स्पीकर बने। तो क्वेश्चन आपके लिए अच्छा से तैयार हो गया कि भाई कौन से न्यायाधीश जो थे जो लोकसभा का चुनाव जीते और बाद में स्पीकर बने। तो 1977 में बात है, 1977 में, ठीक है, 1977 में ये जो चुनाव होने वाला था, इसी के लिए तो इतना हंगामा हो रहा था, इसीलिए सब गिरफ्तारी हो रही थी, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, सब मैंने बताया है आपको, ठीक है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लो तो आगे चलते शपथ के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलो, समझ में अच्छे से आ रहा होगा। मेरी कोशिश तो यही है कि आपको समझ में अच्छे से आए, बस आप वीडियो देखते रहें और शेयर किया करें हमेशा, ठीक है। अपने साथियों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे पॉलिटी पढ़ाई आ रही है, वो भी अच्छे लेवल की, और बड़े से बड़े एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। जब जहाँ पर भी पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए देखो शपथ के बारे में, क्योंकि शपथ के बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया था। शपथ के बारे में 124 में ही बताया गया है आर्टिकल। शपथ देखो दोस्तों क्या होता है कि शपथ जो होता है, शपथ मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाते हैं। समझिए बात को, मुख्य न्यायाधीश और जो न्यायाधीश होता है शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, या फिर राष्ट्रपति अपने द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति किसी को अधिकृत करते हैं, किसी व्यक्ति को, ठीक है, अधिकार देते हैं, वो न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। समझ लीजिए, पहले मैं इसको लिखता हुआ बताता हूं, ठीक है। जो शपथ है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। यहां पर देखो व्यवहारिक रूप से क्या चलता है कि ऐसा करते हैं, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि मुख्यमंत्री याद आ गया, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, फिर अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति, मतलब इनको ही एक अधिकार दे देते हैं कि जो अन्य न्यायाधीश है उनको आप शपथ दिलाइए। बस ये बात होती है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको हमेशा राष्ट्रपति लगाना है, वहां पर अधिकृत मत लगाइएगा, ठीक है। वो एक व्यवहारिक तौर पर है कि सबको कौन शपथ दिलाया जाएगा बार बार। तो क्या करते हैं कि अपने द्वारा, ये लिखा गया ना कि अपने द्वारा, इसमें भी लिखा है, ये लिखा है कि अपने द्वारा अधिकृत या अपने द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाता है, यह अधिकार देते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, लिख लिया मैंने, ठीक है, समझे। तो ये क्या होता है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिला देते हैं ये राष्ट्रपति, और मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दे देते हैं कि जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको आप शपथ दिलाइए। बस ये है चीज। वरना नियम क्या है कि शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश दोनों को राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनके वेतन पर। इनका वेतन देखो, वेतन के बारे में 125 में बताया गया है, आर्टिकल 125 में कहा गया है वेतन जो है इनकी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और एक बात है, जब तक ये पद पर रहते हैं इनके वेतन में कभी कटौती नहीं हो सकती। ये बात बहुत अच्छी है कि भाई आपने फैसला मेरे मन से नहीं सुना है, हम आपके वेतन काट लेंगे, हम आपकी तनख्वाह काट लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और वेतन इनका कम थोड़ा बहुत नहीं, वेतन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देखो वेतन क्या है कि भारत की संचित निधि से। ये क्वेश्चन बनता है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन कहाँ से मिलता है, तो भारत की संचित निधि से, जो देश का खजाना होता है ना, वहाँ से मिलता है। तो भारत की संचित निधि से, समझ गए कि नहीं। तो भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है, और कभी भी इनके वेतन में कटौती नहीं हो सकती। जब तक वो अपने पद पर रहते हैं कटौती नहीं कर सकते आप वेतन में। दूसरी बात देखो, ये क्या है कि इनका वेतन है कितना। तो देखो वर्तमान में जो चल रहा है, वो जो न्यायाधीश है उनका 2,50,000 वेतन है, मात्र 2,50,000। और जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन है 2,80,000। 50,000 अगर आप लेखपाल ही बनते हैं तो आपकी तनख्वाह 25,000 भी नहीं होगी पूरी। तो तनख्वाह अच्छी खासी होती है, और बाकी इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं इन लोगों को, तो आप सोच भी नहीं सकते हो। इतनी फैसिलिटी, इतनी हाई सिक्योरिटी में रहते हैं, सेलिब्रिटी आप कहिए, सेलिब्रिटी होते हैं सब बढ़िया। तो भारत की संचित निधि से इनका वेतन आता है, और अपने पद पर जब तक रहते हैं तब तक इनके वेतन में कटौती नहीं होगी। ये 125 में कहा गया है, ये बात लिख लो भैया, वेतन में कटौती नहीं, पद पर रहते हुए कटौती नहीं होगी। कि फैसला नहीं सुना रहे तो उनकी कटौती कर दो, वेतन कर दो 50,000 रुपये या 5,000 जो है 80,000 रुपये कम कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये रहेगा, उसमें ये नियम है, ठीक है। अच्छा, और क्या बताया था मैंने, हाँ वेतन बता दिया मैंने। अब यहाँ पे दोस्तों आते हैं हम लोग किस पे, शपथ हो गया, वेतन हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 में क्या कहा गया है। देखो 126 में आर्टिकल में ये कहा गया है, मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है उस समय, तब क्या होगा।
दिमाग में आ रहा होगा आपके। तो ये आर्टिकल 126 में ये कहा गया है कि मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो लिख लो फटाक से, CJI की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जी को अधिकार है, यह राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश कार्यवाहक लिखिएगा, कार्यवाहक CJI के रूप में नियुक्त कर सकता है। एक चीज पे यहाँ पे ध्यान रखना, एक हाईलाइट में करने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान रखना। हाईलाइट ये है कि देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है किसी भी न्यायाधीश लिखा है। यहाँ पे वरिष्ठ न्यायाधीश की बात नहीं हुई है। कार्यवाहक जब कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में अगर ये बात आती है कि कार्यवाहक रूप में बनाना है तो वहाँ पे वरिष्ठ न्यायाधीश की बात नहीं आएगी कि ये अनुपस्थित है या रिक्त पद है या कुछ भी है, तो उनकी जगह क्या होगा, किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक CJI के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति जी का फैसला है। ठीक है, किसी भी न्यायाधीश, यहाँ पर आपको भ्रमित किया जा सकता है, लिखा हो कि 126 में बताया गया है कि किसी वरिष्ठ शब्द नहीं है, किसी भी न्यायाधीश, जो भी न्यायाधीश हैं, इसमें वर्तमान में 34 हैं। ठीक है, 1 + 33। ठीक है, आर्टिकल, अब आते हैं आर्टिकल, कहाँ गया मार्कर, अच्छा हाथ में ये आर्टिकल 127 में दोस्तों क्या कहा गया, ये क्या कहा गया है। देखो ऐसा है, जब मैंने आपको बताया था लोकसभा राज्यसभा में गणपूर्ति, तो गणपूर्ति वहां पर बताया था 1/10वां भाग गणपूर्ति, तो यहाँ पर भी गणपूर्ति वाला सिस्टम है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि गणपूर्ति मतलब कितने सदस्यों पे होगी। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करते हैं कि गणपूर्ति है कि नहीं है, समझ गए कि नहीं। तो क्या करते हैं कि जो गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति ना होने पर, और ये डिसाइड करेंगे कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ना होने पर जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीशों को लिख लो ना, न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति की सलाह पर CJI द्वारा। ये लाइन बहुत ही कमाल की है, देखो समझो इसको। जब इसे गणपूर्ति नहीं है तो जो हाईकोर्ट है ना, हाईकोर्ट, उनके न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है और राष्ट्रपति की सलाह पर, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा। ये राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बस खाली उनको बताया जाएगा। सलाह का मतलब खाली इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी उनको कि भैया हम ऐसा कर रहे हैं, बाकी तो मानना इनका काम होता ही है। तो गणपूर्ति ना होने पर हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको तदर्थ, यानी तदर्थ मतलब क्या होगा, अस्थायी, एडहॉक, टेम्परेरी तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, रूप में लिखो यहाँ पर, रूप में नियुक्ति किया जा सकता है, रूप में, कुछ भी हो यार। ठीक है, हाँ। दूसरा देखो 128, आर्टिकल 128 देखो क्या कहता है भाई, आर्टिकल 128 क्या कहता है। गणपूर्ति ना होने पर, बस सेम चीज है, लेकिन जो रिटायर्ड जो न्यायाधीश हो चुके हैं उनको जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ये सेम चीजें आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकते हैं गणपूर्ति ना होने पर। ठीक है, लिख लीजिएगा। और कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की सलाह पर। अब एक बात देखो, जो टेम्परेरी जो न्यायाधीश बन के आए हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, इनको वेतन, इनको सारी फैसिलिटी एक न्यायाधीश के रूप में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भैया इनके पास ये जो है परमानेंट नहीं है तो मतलब इनका वेतन कम कर दो या इनको फैसिलिटीज कम दो, ऐसा नहीं है। इनको बराबर वही पावर मिलेगी, वही इज्जत मिलेगी। ठीक है, वही इज्जत, वही पावर मिलेगी जो
बाकी अन्य न्यायाधीशों को जो है, ठीक है, तो गणपूर्ति ना होने पर, और यहाँ पर भी गणपूर्ति ना होने पर, कि मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगे कि भैया कुछ जज यहाँ पर कम हैं, तो हमें जजों की जरूरत है, तो इसके लिए राष्ट्रपति से सलाह करते हैं, और जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही नियुक्त करता है, या तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश, और हाँ, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश वही नियुक्त करे जाएंगे जो एक न्यायाधीश बनने के योग्य हों, और योग्यता मैंने कल आपको बताई थी, ऐसा नहीं कि किसी को भी बना दिया गया, जो योग्य होंगे और जो रिटायर होंगे उनको भी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब इसको रफ करते हैं, तो आओ अब देखते हैं हम लोग, शपथ देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब देखो एक आर्टिकल 129 बचा है, वो अभी नहीं देखेंगे, वो शक्तियों में देखेंगे। हम लोग देखते सीधे 130 आर्टिकल। 130 आर्टिकल जो है वो क्या कहता है, देखो हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में स्थित है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो उसकी ब्रांच कहीं भी लगा सकता है, वो सुनवाई के लिए या किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ऐसा इतिहास में 2 बार अभी तक हुआ, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा हैदराबाद में हुआ। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं कि 130 आप लिखो, सुप्रीम कोर्ट का स्थानांतरण, इतना लिखो, मैं बाद में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होता है कि इसे कि कभी जरूरत लगे तो इसको, दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट, तो इसको उठा के कहीं भी सुनवाई के लिए लगा सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बस राष्ट्रपति की अनुमति लेनी चाहिए। अनुमति कब देंगे, जब मंत्रिपरिषद कहेगा, है ना, अनुमति तभी देंगे ना जब मंत्रिपरिषद कहेगा। तो पूर्व अनुमति के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं भी लगा सकते हैं। अभी इतिहास में 2 बार हुआ है, एक दिल्ली में, एक जम्मू कश्मीर में, एक हैदराबाद में, ये 2 बार हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। एक आर्टिकल है 348 दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा है वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है लेखा जोखा में, तो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होता है वहां पर। तो देखो आर्टिकल 148 क्या कहता है, 348 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी। सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है दोस्तों, वो है अंग्रेजी, 348 अनुच्छेद के तहत। तो ये आपकी बात आज जो है खत्म होती है, और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपने अभी तक देखा है ये पूरा वीडियो तो मजा आ गया होगा आपको। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें और भी क्लासेस लगेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे ना। तो 129 छूटा है, तो 129 छूटा नहीं, इसको छोड़ा गया है क्योंकि वो आगे देखेंगे शक्तियों में। ऐसा ना, क्योंकि क्रम वाइज पढ़ेंगे ना हम लोग तो अच्छा से मजा ज़्यादा आएगा। बीच में किसी और चीज़ को ला के रख दिया जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने साथियों को इसके बारे में जरूर बताया करें, उनको शेयर किया करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट अगर आपको है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको अगली क्लास में देख लिया जाएगा।